अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ आमना हसनैन। आज का हमारा क्रिटिकल एनालिसिस का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑन द वीडियो। जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है इज़राइल एंड फ़लस्तीन, हिस्ट्री एंड द इश्यूज जो उधर इस वक्त हैं और जो हिस्ट्री में भी थे। लास्ट हमने जो वीडियो की थी नेतन्याहू की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर। इस दफ़ा जो हम वीडियो कर रहे हैं वो डेनिस एंड शेंक। ये कौन लोग हैं? ये क्या बात हुई है इस वीडियो में? वीडियो वाज़ वेरी शॉर्ट, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि सबने देखी होगी। छोटी वीडियो थी और उसके ऊपर रिसर्च भी किया होगा। जिन लोगों ने रिसर्च की है वो लोग अपने हैंड रेज़ कर लें इफ दे वांट टू शेयर एनीथिंग। और हमारे पास आज के जो है सेशन में वो जो होस्ट और हैंडल करने वाले हैं वो हमारी रिसर्च टीम ही है क्रिटिकल एनालिसिस की, जो कि आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों के अंदर से ही बन रही है। वी आर एक्सपेंडिंग। तो वी हैव लारेब एंड वी हैव नूर, अदनान। ये 3 लोग जो हैं आज अपनी जो रिसर्च है और इनपुट्स है वो शेयर करेंगे अबाउट दिस वीडियो। एंड आई सी वन हैंड रेज्ड. So Lareeb is going to handle it from here. Lareeb, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लारेब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा सा अपना माइक क्लियर करें एंड देन टेक ओवर। आप कैसी है? परफेक्ट, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, ठीक है। ओके, इज नूर हियर? Yes, Noor is here. Lareeb, am I audible? यस, यस। Alhamdulillah. ओके। Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आमना सेड, आई एज्यूम कि ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट सब लोग वीडियो देख के भी आए होंगे, कुछ ना कुछ रिसर्च भी की होगी, क्योंकि टॉपिक सेम है और ऑलरेडी हम इस टॉपिक पे 3 सेशंस कर चुके हैं। तो लेट्स मूव फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये देखना है कि जिन 2 लोगों में बात डिबेट हो रही है, जेंक वर्सेस डेनिस, ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, इनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं, किस ग्राउंड पे इनके बिलीव्स हैं और किस बेसिस पे ये अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो किसी भी इंटरव्यू या डिबेट के क्रिटिकल एनालिसिस में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें जो भी स्पीकर्स हैं उनका बैकग्राउंड पता हो। तो आई वुड लाइक कि नूर इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें। Yeah, sure. I'll share my screen. श्योर। ठीक है। तो जो डिबेट थी वो जेंक यूगर और डेनिस बेकर के बीच में थी, इट्स अबाउट इजराइल एंड पैलेस्टाइन। तो ये जानना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि दोनों स्पीकर्स कौन हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। व्हेन आई टॉक अबाउट जेंक, जेंक जो है वो एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वो ज़्यादातर उनके जो कमेंट्स हैं वो सियासत पे होती हैं और उसी पे जो है वो कमेंट करते हैं TYT में, द यंग टर्क्स, जो इनका जो है उसके फाउंडर हैं, उसके होस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के उनकी पूरी टीम हर मुद्दे पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे वो बात करते हैं, ठीक है। इस दफ़ा इन्होंने जो बात की है वो इजराइल एंड पैलेस्टाइन के बारे में है। ऑन द अदर हैंड वी हैव डेनिस पेगर। डेनिस पेगर जो है वो एक अमेरिकन कंजर्वेटिव टॉक शो होस्ट है और डेनिस पेगर की सबसे मतलब एक अपीलिंग बात ये है कि इन्होंने इतने साल इन चीज़ों में लगाए हैं। ही केम अप विद पेगर यू, इनका जो एक वेबसाइट है पेगर यूनिवर्सिटी, और उसकी रीच बहुत अच्छी है। ही गॉट अबाउट 3 मिलियन अबव यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। इसकी रीच बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कहते हैं कि मैं जो हूँ वो एक महाज पे निकला हूँ, ठीक है। आई एम ऑन अ क्वेस्ट कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को टारगेट करूँ, ये डेनिस पेगर कहते हैं। और ये हैं अमेरिकन, ये एक जू हैं और ये कहते हैं कि मुझे यूथ को टारगेट करना है, मैं एक महाज पे निकला हूँ और उसमें जो है मैं चाहता हूँ यूथ जो है जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज जो हमारी हैं, जो जूस और क्रिश्चियन की जो वैल्यूज हैं उसको एम्ब्रेस करें। तो मैं इस महाज पे जो है वो बाहर निकला हूँ और मेरी सारी जो जितनी भी स्ट्रगल्स हैं वो इसी के लिए है, फॉर दिस पर्पस। तो ये बैकग्राउंड हमारे लिए जानना सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड ओवरऑल वो इसी मसले पे बात कर रहे हैं कि
जंग कहता है कि इजराइल इज बीइंग ऑप्रेसिव, और वो डिफेंड करता है डेनिस बेकर के नहीं, बल्कि वो तो ज्यादा टेररिस्ट, उनमें तो ज्यादा टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। पूरा जो है वो ओवरव्यू यही इन दो चीजों के मुतालिक बात हो रही है। तो ओवर टू यू लारे, इफ यू वांट टू कंटिन्यू देन आई विल इंशाल्लाह बी अलोंग विद यू। मैं थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करना चाहूंगी इसको। जेंक जो है बेसिकली वो टर्किश मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं, ये टर्की में पैदा हुए थे। उसके बाद इनकी फैमिली मूव्ड टू अमेरिका एंड यू कैन से कि ही इज पार्शली मुस्लिम, नाउ एग्नोस्टिक है, मतलब उस तरह से अब इनका एक खुदा पे बिलीव है नहीं है, वी कैन नॉट कमेंट। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि इनकी आइडियोलॉजीज कहाँ से हैं। ये मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे। सेकेंडली जो डेनिस प्रेजर हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम अ मॉडर्न ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश फैमिली। अब ऑर्थोडॉक्स कौन होते हैं? और ज्यूज में भी ऑर्थोडॉक्स एक फिरका है, क्रिश्चियंस में भी। ऑर्थोडॉक्स समझ लें हमारे जबान में कटर जिसे हम कहते हैं, यानी कटर यहूदी, ठीक है, कंजर्वेटिव, बिल्कुल फार राइट विंग से बिलोंग करेंगे। एंड जो जेंक हैं वो अमेरिकन लेफ्ट विंग से बिलोंग करते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा लेफ्ट विंग राइट विंग को फर्दर इलेबोरेट करना चाहूंगी। ये पॉलिटिकल पोजीशंस होती हैं कि अगर आप बहुत कंजर्वेटिव एंड वही ऑर्थोडॉक्स हैं तो आप राइट विंग से बिलोंग करते हैं, वरना आप लिबरलिज्म में हैं तो आप लेफ्ट विंग में हैं, और बिल्कुल ही आप न्यूट्रल से हैं तो आपकी पॉलिटिकल पोजीशन सेंट्रल होती है। और ये राइट विंग लेफ्ट विंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आया था आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें जब जो भी रेवोल्यूशनिस्ट थे उन्होंने अपना मुतालबा मनवा लिया था, एंड किंग लुई के दरबार में जब उनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई थी तो जो उस वक्त के अपर क्लास लोग थे, कंजर्वेटिव थे, वो किंग के दरबार में राइट साइड पे बैठते थे, और जो फार्मर्स थे, जो लेबर फोर्स थी, जो रेवोल्यूशनिस्ट थे, वो लेफ्ट साइड पे बैठते थे। तो यहाँ से ये राइट विंग लेफ्ट विंग का कॉन्सेप्ट निकला था। अब हम आ जाते हैं वीडियो पे। नूर वो डॉक्यूमेंट प्लीज शेयर कर दें। ओके, आई विल शेयर। अच्छा, बहरहाल मैं जानना चाहूंगी आप लोगों में से कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, कोई मुझे बताना चाहे कि जेंक का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या था या डेनिस का प्राइमरी आर्ग्यूमेंट क्या था। कोई भी हैंड रेज कर ले, उसको अनम्यूट कर दें प्लीज। सायरा ने हाथ खड़ा किया है, फातिमा ने, इनको अनम्यूट में कर देती। जी सायरा। अस्सलाम यस वालेकुम, मैम। मेरी आवाज? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ना 3 प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स निकाले। जी बाजी, मैम जब उनका पहला आर्गुमेंट देखा मैं बताऊं? तो पहली चीज आई, वो सेकुलर और नॉन सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया। जब मैंने उनका पहला प्राइमरी आर्गुमेंट देखा तो वो ऐसे लग रहा था जैसे जो उनकी डिबेट थी वो ये थी कि जो उसका हासिल निकल रहा था वो ये था कि टू स्टेट थ्योरी में या जो भी था उसमें वो हर किसी पे अपना डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं कर सकते। जो इजराइल था वो जो भी उनका था वो ये था कि हम डॉक्ट्राइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि बेशक मुस्लिम जो है वो सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, जो भी है, और बेशक दूसरी कौमें हक में बोल रही हैं, लेकिन दूसरी कौमों के हक में बोलने से भी फलस्तीनियों को कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा, क्योंकि सेकुलर अगर अगर फलस्तीनी जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो भी उनके हक में बात कर रहे थे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर मान भी लिया जाए और इस पे अमल भी हो जाए, टू स्टेट थ्योरी पर अगर अमल हो भी जाए, तो मेरे नजदीक इसका वही नतीजा निकलेगा जो इंडिया और पाकिस्तान का निकल आया। तो असल चीज तो ये है कि वो भी इस चीज के हक में बात कर रहे हैं, इस चीज के हक में कि इजराइल की स्टेट भी ना जाए, लेकिन इजराइल की स्टेट को स्टेट मानना ही गलती थी ना। ठीक है, चलें। और वो चीज को जर्मनी और जर्मन और जो भी होलोकॉस्ट का वाकया जो भी उन्होंने यूथ के साथ किया उसके साथ कंपेयर कर रहे थे। पता कि यहाँ पे फर्क तो सिर्फ ये है ना कि जर्मन का तो अपनी स्टेट थी जिसके अंदर यूज रह रहे थे, उसमें बहुत जुल्म था। ये तो किसी और ठीक की है, स्टेट में जाके उसके ऊपर जुल्म कर रहे ठीक है,
सायरा, आप बताना चाहेंगी कि प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? जी, मैंने 3 प्राइमरी आर्गुमेंट्स निकाले थे। एक तो फर्स्ट ये है कि इन्होंने जेंक ने ये कहा था यू आर प्रिवेंटिंग पैलेस्टीनियंस फ्रॉम बीइंग हैविंग अ स्टेट। तो इस पे उन्होंने जो डेनिस प्रेगर थे उसने काउंटर आर्गुमेंट ये दिया था कि ये बहुत वियर्ड थिंकिंग है और ये इक्विवेलेंस बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड हमास है। मतलब इन दोनों की मतलब ये दोनों टेररिस्ट हैं और ये हमास टेररिस्ट है और पैलेस्टीनियन इसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये इनको स्टेट बनाने का हक नहीं है। और ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा आर्ग्यूमेंट था व्हाई हमास और हिजबुल्लाह पीपल कैन नॉट गवर्न, जो उनका स्टेट है उसको वो वहां पर गवर्नमेंट क्यों नहीं बना सकते। तो उस पे डेनिस ने ये आर्ग्यूमेंट दिया था, काउंटर ये इस तरह किया था कि दे वुड इलेक्ट विशियस टेररिस्ट टू किल इजरायलीज, कि वहां पर वो हम उनको इसलिए नहीं बनाने देंगे कि वो वहां पर इसराइल को किल करेंगे। तो उसने बिल्कुल ऐसा ही है। उसके ऊपर कहा था कि अच्छा ठीक है, ये तो फैलेसी थी जो सबको नजर आ रहा है। जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है इसमें साफ फैलेसीज नजर आ रहा है। तीसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने जेंक ने ये कहा था कि इफ हिटलर और जर्मन्स और यूएस और एनी अदर ऑपरेसर किल्स सिटीजंस दैट्स टेररिज्म, बट इफ इजराइल किल्स पैलेस्टीनियंस दैट्स नॉट टेररिज्म, दैट्स डिफेंस एज यू से। तो यस, वो वही उस कहते पे हैं कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म चेंज हो जाती है। जी उसने यही कहा था। तो उसने जी, कहा था ऐसा ही कि है, बिल्कुल। फिर काउंटर आर्गुमेंट डेनिस ने ये दिया था कि इंडिविजुअल्स आर टेररिस्ट। मतलब वो वहां भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, ये इंडिविजुअल्स जो है ना वो टेररिज्म फैलाते हैं इसलिए लेकिन हम किसी गवर्नमेंट को ये ब्लेम नहीं कर सकते। तो उसने ये कहा था कि ये स्टेट पावर टू स्टेट पावर की बात हो रही है कि एक तरफ जो स्टेट है वो आप कह रहे हैं कि इस तरह मतलब वो किल करे तो वो, अगर वो सिविलियंस को किल करे तो वो है मतलब ये टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी है। लेकिन अगर कोई सिंगल आदमी किसी को किल करे तो ये दहशतगर्दी नहीं है। और जबकि आप तो वहां पर एक ऐसी पोजीशन में है कि आपने गवर्नमेंट बना लिया और आप स्टेट लेवल पे लोगों को वहां पर मार रहे हैं, और जबकि वो वहां के नेटिव्स हैं। तो लेकिन उसने ये बात मानी नहीं। और एक और चीज मैंने इसमें नोट की थी कि हाइजीन पे पहले बात की थी ना कि हाइजीन बहुत पुअर है, वो तो नजर आ रहा था। लेकिन एक और चीज ये भी नोटिसेबल है कि जो डेनिस ब्रेगर था वो बहुत आराम से जवाब दे रहा था। ठीक है वो बहुत झूठ बोल रहा था लेकिन वो बहुत आराम से जवाब दे रहा था। ऐसा ही आई है। थिंक दैट्स ऑल। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो और मच। उसके आपने बाद लॉरेन बॉबर्ट जो यूएस कांग्रेस वुमेन थी उसने बिल्कुल एंड में अपना एक स्टेटमेंट दिया था, और वो भी जंग के ही उसमें बोल रही थी। मतलब वो कह रही थी कि आप पैलेस्टीनियंस को इतना ज्यादा डाउन कर रहे हैं, दैट्स रॉन्ग। और जब अमेरिका में हमने सबको आजादी दी हुई है बात करने की, सबके पास सब अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप पैलेस्टीनियंस के लिए ये वाला रूल क्यों नहीं आप अप्लाई करते। तो वो फिर उसने एग्जैक्टली। कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है, आई थिंक दैट्स आपने ऑल, बिल्कुल मुझे इतना सही ही समझ बताया। आया। नहीं नहीं, आपने सही समझा, अच्छी इनपुट थी आपकी। आ, मैंने भी इस वीडियो को देखा एंड मुझे जो एक मेन आर्ग्यूमेंट लगा, जो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट जंग की तरफ से, बेसिकली वो इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा था कि अगर जी इसराइल डोंट एग्री विद पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट, हेंस दे आर नॉट अलाउड टू हैव फ्रीडम। उसमें कि अगर वो ये कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सबको है। उसने स्टार्ट ये किया था यूं कि फ्लोरिडा में ऐसे है कि अगर आप इसराइल के अगेंस्ट बात करते हैं तो आपकी लाइवलीहुड आपसे छीन ली जाती है। तो ये तो टोटली फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। प्लस फ्रीडम ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स सब इंसानों के इक्वल हैं और पैलेस्टीनियंस भी ह्यूमन बींग्स ही हैं। तो जो ह्यूमन राइट्स बाकी सब दुनिया के लिए हैं वही ह्यूमन राइट्स पैलेस्टीनियंस के लिए भी होने चाहिए। और उनका अपना पूरा का पूरा राइट है कि वो अपनी एक स्टेट बनाएं, अपनी गवर्नमेंट बनाएं, इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ खड़े हों
लेकिन इसराइल उनको ये अलाउ नहीं कर रहा। तो ये वो फ्रीडम या ह्यूमन राइट्स के वायोलेट कर रहा है इसराइल, ये उसका एक प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था। और डेनिस का एक ही मेन प्राइमरी आर्ग्यूमेंट था कि टू स्टेट सोल्यूशन इज सुसाइड फॉर इसराइल, कि अगर हमने टू स्टेट सोल्यूशन या यूएन पार्टीशन प्लान को अडॉप्ट कर लिया और पैलेस्टीनियंस को ये अलाउ कर दिया कि वो अपनी गवर्नमेंट ले आए, तो फिर हमास को वो सिलेक्ट करेंगे। और क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं वो गाजा और इसराइल के दरमियान हो रही हैं, जो भी रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं वो हमास की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं टू द इसराइल, तो ये हमारे लिए एक सुसाइड होगी। क्योंकि दैट्स अ फैक्ट कि 2021 में जब ये शेख जरा के बाद सारा मामला हुआ, अलेक्सा पे रेड किया इसराइल फोर्सेस ने, तो हमास की तरफ से हजारों की तादाद में रॉकेट्स फायर किए गए थे। लेकिन अब हम एविडेंसेस के थ्रू देखेंगे कि किस चीज में कितना सच है। तो अगर हम देखें कि डेनिस की जो बात है कि टू स्टेट सोल्यूशन इज सुसाइड फॉर इसराइल, यानी कि वो ये कह रहा है कि हमारी स्टेट को, आपकी स्टेट से मसला है तो आपकी स्टेट को रहने का कोई हक नहीं। आप ये चीज डिसाइड तो नहीं करते ना खुद। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी और कंट्री को इसराइल से मसला हो जाए या डिफेंस वो उस पर अटैक कर दे, तो फिर इसमें तो इसराइल को भी रहने का कोई हक नहीं है। अगर आपको इतना मसला है कि आपके ऊपर रॉकेट्स लॉन्च होंगे क्या, तो आप पीस सॉल्यूशंस अडॉप्ट करें, आप नेगोशिएशंस करेंगे, आप अपना डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करेंगे, लेकिन आप उनको डिक्टेट नहीं कर सकते कि क्योंकि तुम लोग हमास को सिलेक्ट करोगे तो तुम्हें कोई हक नहीं है अपनी गवर्नमेंट बनाने का। इसी तरह उसने बीडीएस एक मूवमेंट का नाम लिया था डेनिस ने। बीडीएस जो है वो पैलेस्टीनियंस की एक मूवमेंट है, बाइकॉट, डाइवेस्टमेंट, सैंक्शंस के आप इसराइल से पूरा बाइकॉट कर दें, और ये बेसिकली इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उसके लिए। तो उसका जो बेसिक एजेंडा है उसमें तो उनका वो यही है कि पैलेस्टीनियंस आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स एज द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। और अगर हम यूएन ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर्ड डिक्लेरेशन एक्ट है उसको देखें, तो उसमें भी हर ह्यूमन बीइंग के पास राइट है कि वो अपने मुल्क बनाए। अब जिस मुल्क में वो रहते हैं वो अपनी हुकूमत खुद बना सकते हैं, फ्री लाइवलीहुड का हक सबके पास है। तो इसराइल किसी भी पैलेस्टीनियन से या किसी भी इंसान से ये हक नहीं छीन सकता, सिर्फ अपनी इस स्टेटमेंट के बाइस के अगर हमने उनको ये हक दे दिया तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। साथ ही जब जेंक ने कहा कि आपकी जो फार राइट गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है पैलेस्टीनियन पे अटैक कर, ये 2021 में इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था सितंबर में। उस वक्त उसके जवाब में डेनिस ने यही कहा कि आप फार राइट किसको कह रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं वो शुमार होते हैं इसराइल के मोस्ट फार राइट पॉलिटिशियंस में से। यस, तो 2006 से 2001 तक बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। अब एक इतने लंबे अरसे तक अगर आपकी गवर्नमेंट फार राइट रही हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके असरात ना हों, और उसके बाद भी बेंजामिन नेतन्याहू की ही गवर्नमेंट आई है। तो गवर्नमेंट तो बेसिकली फार राइट ही रही है, और जो फार राइट गवर्नमेंट है वो टू स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव नहीं करते। देन डेनिस ने कहा कि वही कि आप हमास और इसराइल में, जब उन्होंने कहा कि भले हमास जो मर्जी करे, तो आप क्या इसराइल और हमास में इक्वालिटी की बात करें? मॉरल इक्विवेलेंस तो है ही नहीं दोनों में। तो ये वहां पे जेंक ने उसको पकड़ लिया था कि आपने खुद अपने मुंह से कह दिया कि वाकई आप दोनों में इक्वालिटी नहीं है, और आप फ्रीडम के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, इक्वालिटी के अगेंस्ट बात कर रही हैं, ठीक है। तो उसके जवाब में अगर देखा जाए, अगर जो उनका बेसिकली पॉइंट है कि हमास उन पर अटैक करेगा, तो और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पैलेस्टीनियंस हमास से लाताल्लुकी का ऐलान नहीं करते, पीस नहीं हो सकता इस रीजन में। तो पॉइंट तो ये है कि पैलेस्टीनियंस ने तो हमास का साथ बहुत बाद में दिया था। पहले तो ऑस्लो एकॉर्ड्स हुए थे 1993 में, 1995 में, उसके बाद उन्हीं के एक्सट्रीमिस्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने ऑस्लो एकॉर्ड्स पे
ऑस्लो अकॉर्ड्स में डिसाइड ये हुआ था कि अब वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स इजराइल ऑलरेडी बना चुका था। तो पहले तो यूएन पार्टीशन प्लान में वेस्ट बैंक पूरे का पूरा पैलेस्टीनियंस का था, लेकिन अब क्योंकि इजरायली सेटलमेंट्स थी तो वेस्ट बैंक को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, ए बी सी। उनमें से एक पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट के अंडर होगा, एक इजरायली गवर्नमेंट के अंडर होगा, और जो बी था उसमें मिक्स्ड गवर्नमेंट होगी दोनों की। तो ये प्लान इस पे भी अमल नहीं किया इसराइल ने, बैक ऑफ करता गया, लोगों का इसराइल पे से एतमाद उठ गया, तभी तो हमास आई ना। सेकेंडली, अगर वो ये बात करता भी है कि हमास अटैक करता है उनपे, तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। आप लोगों ने भी सुना होगा आयरन डोम, इसराइल आयरन डोम। लारे गाजा प्लीज की आप तरफ क्लियर योर माइक, आपकी आवाज जो है वो कम होती जा रही है, तो थोड़ा सा अब ठीक है, वो थोड़ा कम हो रही है, बोलते बोलते ना आवाज कम होती जा रही है। ठीक है, ठीक है। तो जब भी गाजा की तरफ से या हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर किए जाते हैं तो इसराइल का आयरन डोम डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है और वो रॉकेट्स इसराइल तक पहुंच ही नहीं पाते। इसीलिए अगर आप वो डेथ रेशियो या किल रेशियो का इफेक्ट देखें तो वो गाजा में बहुत ज्यादा है एंड इसराइल में काफी कम है। यानी अगर मैं यूएन की रिपोर्ट देख रही थी एक, तो मैंने उसके लिंक्स शेयर किए हुए हैं। तो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 260 पैलेस्टीनियंस थे जो कि मारे गए थे, जिनमें हाफ सिविलियंस थे 130। और पैलेस्टीन इसराइल में ये रेशो काफी कम थी, अप टू 50 होगी या कहीं पे अप टू 20-13, इस तरह के कुछ सिविलियंस भी कम थे उनमें काफी। तो बात यह है कि आपकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, आप उसको फर्दर एडवांस कर सकते, आपकी दुनिया की बेस्ट मिलिट्री पावर है आप, और अगर आपकी मिलिट्री पावर इतनी बड़ी है तो आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। आप हमास को ब्लेम नहीं कर सकते इस खित्ते में पीस ना लाने के लिए, ये आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। सेकेंडली, एक और रिपोर्ट्स भी थी कि इसराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसमें गाजा में एक रेजिडेंशियल टावर था पूरा, वो पूरे का पूरा कोलैप्स हो गया था और उसको भी उन्होंने, जिसमें सिविलियंस थे एंड उसको उन्होंने जस्टिफाई किया इवन कि ये हमारे टारगेट्स में से था कि यहाँ पे भी हमास के मिलिटेंट्स थे और हम उनको गिराना चाहते थे। तो बात यह है कि आपकी टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं, अगर आपका हमास से मसला है तो आप डायरेक्टली उन एरियाज पे टारगेट कर सकते हैं जहां पे हमास के लोग मौजूद हों, आपको सिविलियंस को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। जबकि डेथ रेशियो में हमने देख लिया कि ऑलमोस्ट हाफ सिविलियंस मारे गए हैं। आपकी इसका मतलब है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप खामखा हमास के ऊपर सारा मलबा गिरा रहे हैं। और जो कुछ भी उन्होंने, जो रेजिडेंशियल टावर का कोलैप्स था या कुछ और भी था, उस पे जो यूरोपियन यूनियन थी, जो यूनाइटेड नेशंस थी, उन सब ने इसको ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अगेंस्ट करार दिया था और इसको वॉर क्राइम भी कहा था। सेकेंडली, वो जैंक उसको यही कहता है कि इसका मतलब है कि आप यही कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन और इसराइली आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, तो आप पैलेस्टीनियंस को नहीं अलाउ करेंगे फ्रीडम, तो आप क्या चाहते हैं? अगर वो अपने ही लोगों को इलेक्ट ना करें तो क्या वो डेनिस फ्रेजर को अपना प्रेसिडेंट बना लें, फिर आप क्या उनको फ्रीडम दे देंगे? इनफैक्ट साथ उसने ये भी कहा कि अगर वो ये कर लें तब भी आप ये नहीं करेंगे। एंड बात बिल्कुल ठीक है, इट इज अगेंस्ट इसराइली एजेंडा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसराइल 2 स्टेट सोल्यूशन पे इसीलिए अब अमल नहीं कर रहा बिकॉज ही नोज कि वो चारों तरफ से अरब स्टेट से बाउंडेड है, इजिप्ट, जॉर्डन, लीबिया। और अगर उसने अब तो उसका पूरे पैलेस्टीन को पे उसने कब्जा कर लिया है, पैलेस्टीनियंस के लिए अब कोई लिटरली होमलैंड बचा ही नहीं है। तो अगर उसने ये 2 स्टेट सोल्यूशन पे प्लान कर लिया तो उसको ये खतरा है कि ये सारी अरब स्टेट्स मिलके अगेन मुझ पे हमला कर सकती हैं, जैसे कि 1948 और 1967 में इन्होंने किया था। तो इसलिए वो किसी भी सूरत, कुछ भी हो जाए, हमास को तो अब वो बहाना बना रहा है, हमास ना भी हो तो भी उसने पैलेस्टीनियंस को उनका मुल्क नहीं देना। इसमें फिर जैंक उसके वो एग्जाम्पल देता है कि जैसे आपके ऊपर जब जर्मन्स ने जुल्म किया था ज्यूज पे, हॉलोकॉस्ट हुआ था या कुछ भी,
हिटलर ने जो जो मजालिम किए, तो क्या ये जस्टिफाइड था कि अगर ज्यूज हिटलर को सुसाइड बॉम्ब से उड़ा देते या असैसिनेट कर देते? तो उसने कहा दे शुड हैव डन दैट, अगर उनको ये मौका मिलता। उसने अगेन वही बात रिपीट होती रही है कि अगर आपको ये हक हासिल है तो दुनिया के हर इंसान को ये हक हासिल है कि जो जो कोई उन्हें ऑप्रेस कर रहा है वो उसके अगेंस्ट उठें और अपने हकूक हासिल करें। अब अगर हम हाइजीन पे बात करें, जिस तरह के अभी वाकई डेनिस फ्रेजर बड़े सॉफ्ट स्पोकन रहे हैं सारा कुछ, लेकिन मैंने कुछ उनकी टाइमलाइंस नोट की हुई हैं कि इन अगर पॉइंट्स पे, मिनट्स पे देखें तो डेनिस के इमोशंस अचानक से चेंज हो जाते हैं जब उससे इसराइल और हमास के बारे में बात की जाती है। तो उसकी यूं समझे आंखों में गुस्सा आ जाता है या क्या, और फौरन उसकी टोन ही चेंज हो जाती है। सेकेंडली, मैं आप लोगों से इनपुट लेना चाहूंगी कि हाइजीन पे आप लोग किस तरह कमेंट करना चाहेंगे, दोनों स्पीकर्स की हाइजीन कैसी रही। जो भी ऑडियंस में है अपने हैंड्स रेज कर दें। रजा चौधरी। Larif, are you done with screen sharing? यस, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस आप थोड़ा सा ना वीडियो की हाइजीन पे कमेंट कर दें कि दोनों स्पीकर्स की हाइजीन कैसी रही। Okay. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने वेरी वेल एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारे पॉइंट्स थे। द वन पॉइंट विच वाज मिसिंग, किसी ने कैप्चर नहीं किया तो आई थॉट ओके मैं शेयर कर देता हूँ। वो ये था कि द बिगेस्ट आर्गुमेंट वाज कि पैलेस्टीनियंस को राइट आप क्यों नहीं देते और इजरायलीज उनको ज़ाहिर राइट नहीं देते, तो इसका मतलब है उनको बराबर का इंसान नहीं समझते। तो डेनिस वाज ट्राइंग टू से एवरी टाइम, मेनी टाइम्स रिपीटेड हो गया कि हम जो हैं, देखिए हम सुसाइड अटैक नहीं कर सकते। वी डोंट प्रमोट, मीन इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से सुसाइडल अटैक नहीं होते। तो वो सुसाइडल अटैक्स जो होते हैं ना हमास की तरफ से या पैलेस्टीनियन की तरफ से, वो उनकी समझने के पावर है। दैट्स द पावर ऑफ पैलेस्टीनियन and Hamas. लेकिन Dennis was trying to say कि since Israeli government और Israeli individuals ऐसा काम नहीं करते या कर नहीं सकते या हम प्रमोट नहीं करते या उसकी कुछ भी रीजन हो सकती है, that's their weakness हो सकती है, या उनका, ये तो हमारे मुसलमानों की तरफ से आप ये समझ लीजिए कि मुसलमानों की अल्लाह सुब्हान ताला पे तवक्कुल समझ के वो ये कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अटैक नहीं करते सुसाइड। That's the biggest difference he was trying to draw, कि ये फर्क है। हम तो टारगेटेड अटैक करते हैं। और द रीजन, बाकी हाइजीन की आप जो बात कर रहे हैं कि डेनिस वाज, सिंस ही नोज दैट वेरी वेल कि इजराइल क्या है, इजराइल की ऑक्यूपेशन क्या है, and regardless of their economic power, military power and everything, they have a great fear कि उनके ओपोनेंट जो अरब वर्ल्ड है या मुस्लिम वर्ल्ड है, वो सब लोग बहुत ज्यादा ऑपोजिशन है। That's why whenever the Jang was pointing out कि आप Palestinians को राइट नहीं देते and you don't consider them as human, उस टाइम उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। दैट ट्रिगर्स उसके हाइजीन एजेंट्स जो है ना, वो उसी टाइम ट्रिगर होते हैं उसके। और ट्रिगर इसीलिए होते हैं कि उसकी नर्व पे बात आती है कि ही फील्स, उसके आप एक्सप्रेशन, बॉडी फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, जैसे राइटली सेड कि यही होता है। थैंक यू सो वेरी मच। दिस वर द टू कपल ऑफ पॉइंट्स। थैंक यू। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनका मेन पॉइंट ही यही है कि हम टारगेटेड अटैक्स करते हैं और बेसिकली हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर किए जाते हैं। उसी के जवाब में हम उनको एविडेंस देते हैं कि अगर आप टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं तो वाई सिविलियंस, वाई नॉट हमास मिलिटेंट ग्रुप।
Okay, Adnan wants to add something. Please, Adnan. जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी जी, मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि आप क्या नाम है डिफरेंट स्टाइली स्टाइली पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट्स देखे हैं, आप जो फॉर्मर हैं, फ्यूचर हैं, डिफरेंट पार्टीज के, वो इतने हेटेड हैं कि दूसरे को इश्तियाल अंगेज कर देंगे। इससे इससे डिफरेंस किया जाता है कि फ़लस्तीनी या हमास ग्रुप क्या नाम है, वो ज़ालिम है या इसराइली ज़ालिम है। आप नेतन्याहू के एक स्टेटमेंट दिए थे, इसराइल इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ ऑल इट्स सिटीज़न, इसराइल इज़ अ नेशन स्टेट ऑफ ज्यूइश पीपल। तो अगर आप ये कह रहे हैं इसराइल इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ ऑल सिटीज़न बट इसराइल इज़ अ नेशन स्टेट ऑफ ज्यूइश पीपल, तो ये आपके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद एक यासिर लेपर्ड हैं जो फ्यूचर पार्टी के रिप्रेजेंटेड है, उन्होंने कहा देयर इज नो सच थिंग एज द राइट ऑफ रिटर्न। अगर कि मतलब पैलेस्टीनियन के बारे में कह रहे हैं, तो फिर आप जो कह रहे हैं कि आप रिटर्न का अख्तियार रखते, जो नेतन्याहू ने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में बात की थी, तो वो तो फिर कम्प्लीटली इलॉजिकल हो जाती है। तो आप ऐसी बात भी क्यों कर रहे हैं? फिर उनके ये जो अभी फेरमन नेट फॉली बेरनेट यमुना पार्टी के हैं, उन्होंने कहा आई हैव किल्ड अ लॉट ऑफ अरब्स इन माय लाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप क्या नाम है मारने के बाद भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपको एहसास सिंपैथी नहीं है दूसरों के बारे में, इट मीन्स आप शो कर रहे हैं जो आप लाइफ में कर रहे हैं, जो प्रीवियसली किया है वो सही किया है। और उसके बाद एक ये दूसरी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यमुना पार्टी के हैं, व्हाट इज हॉरिफाइंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग द एंटायर फिलिस्तीनियन पीपल इज द एनिमी। और उसके बाद एक दूसरे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो ब्लू एंड वाइट के हैं, उन्होंने कहा 6,231 टारगेट बट डिस्ट्रॉयड पार्ट्स ऑफ गजा पर सेंड बैक टू द स्टोन एज। तो आपने उनको खुद हिस्ट्री में फेंक दिया। नेतन्याहू कह रहे थे क्या नाम है, ये बैरन स्टेट थी, जो पैलेस्टाइन रिमेंबर .com है, जो फिलिस्तीन की पूरी हिस्ट्री, जहाँ पे हर एविडेंस पिक्चर के साथ मेंशन है, डिटेल मेंशन है कि इस फिलिस्तीन कैसा था, कैसा हो गया है। और वो जो कह रहे थे बैरन स्टेट है, यहाँ पे कुछ था नहीं, एग्रीकल्चर वगैरह के लिहाज से कुछ नहीं था। तो वो उस वेबसाइट पे आप जाके कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे था। फिर क्या नाम है, उन्होंने कहा कि डेनी ने कहा यहाँ से कोई भी जूश पीपल दोबारा वापसी नहीं गया। बट जो उमर गोल्डमैन गैरनेट है, जो डॉटर ऑफ मैरिड डैगनेट, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ मोसाड, वो सेंटेंस हुई थी 21 दिन के लिए इन प्रिजन फॉर रिफ्यूजिंग टू सर्व द आईडीएफ। तो उन्होंने मैसेज शेयर किया था, फादर फॉरगिव मी, I will not write for your Israel. I often travel to the occupied territory and saw with my own eyes what Israel army is, and there are things which I cannot comprehend. Like most of peers, I too have to are not there to question the ethics of the Israel army. But when I visited the occupied territories, I realized I see a completely different reality, a violent, oppressive, and extreme reality that must be ended. फिर उन्होंने कहा हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो उससे बात नहीं हो सकती। तो अगर हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो वो क्या नाम है 2000 के इलेक्शन कैसे जीत गया था? 132 में से 74 सीट उन्होंने सिलेक्ट की थी, मतलब जीती थी। तो ये कैसे हुआ? अगर वो टेररिस्ट थे तो आवाम ने उन्हें क्यों सिलेक्ट किया? फिर नॉर्म चॉम्स्की का मैं एक मिनट अदनान, एक मिनट, आपके इस आर्ग्यूमेंट, ये जो आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, इसमें फ्लॉ है। जस्ट बिकॉज आवाम सिलेक्ट करती है किसी चीज को, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नॉन टेररिस्ट डिक्लेयर कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि वो टेररिस्ट है, लेकिन यू कैन नॉट गिव दिस आर्ग्यूमेंट कि क्योंकि आवाम ने उनको चूज किया तो वो टेररिस्ट नहीं है। ठीक है, आपको सपोर्ट तो हिटलर की भी बहुत ही सपोर्ट लीडर्स की होती है, तो वो दैट इज सेपरेट थिंग कि वो लीडर में क्या मसला है क्या नहीं है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आप नहीं दे सकते कि क्योंकि लोग उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बंदा ठीक है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, फ्लॉ है, फैलेसी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप म्यूट हो गए हैं। अच्छा, सिंस आई एम ऑन अनम्यूट, मैं ये बता जी जी अब इसराइल का भी प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है, तो ऑब्वियसली वो आवाम से वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट होता है, राइट?
तो Yeah. जब पैलेस्टीन में कोई प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होता है गजा में या वेस्ट बैंक में, तो और ऑब्वियसली वो आवाम की रजामंदी से सिलेक्ट होता है, वोटिंग के थ्रू सिलेक्ट होता है। तो आप उससे ये नहीं कह सकते कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इस तरह। तो इस तरह पे तो आपकी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी, अगर आप ये आर्ग्यू देते हैं कि उन्हें अमेरिका क्या नाम है, कनाडा, जापान क्या नाम है, हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दे दी, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी पिछली यमुना, हगना, स्टैन हगना, इन तीनों को अमेरिका ने, ब्रिटिश ने टेररिस्ट कहा था। तो फिर ये तो यस यस कॉन्फ्लिक्ट यस होगा अब देखिए में देखिए ये। अब आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना अदनान, अब आपका आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा प्रूफ की तरफ, बर्डन ऑफ प्रूफ की तरफ जा रहा है कि आप अक्यूज कर रहे हो कि वो टेररिस्ट है, तो पहले तो ये प्रूफ करें ना कि वो टेररिस्ट है। ठीक है, आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे कि भाई लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। ये आर्ग्यूमेंट को अगर आप चेंज कर दो इसमें कि भाई आप अक्यूज कर रहे हो कि वो टेररिस्ट है, आप कैसे कह रहे हो, आपके पास क्या सबूत है? और अगर आप ये कह रहे हो कि वो टेररिस्ट है, तो फिर ऐसे तो बहुत सारी, जैसे आपने बताया कि आपकी भी बहुत सारी और स्टेट्स हैं जिसको दूसरे लोग जो है ना वो टेररिस्ट स्टेट्स कहते हैं कि भाई वो टेररिस्ट है तो वो टेररिस्ट है। तो आर्ग्यूमेंट को उनके ऊपर डालना है, बर्डन ऑफ प्रूफ को जिसने अक्यूज किया उसके ऊपर डालना है कि अब आपने कह दिया तो पहले तो प्रूफ करो ना, अगर प्रूफ आप नहीं कर रहे हो तो ये चीजें ना कहो, राइट? जी, और बिल पर अगर मुझे कोई मारता है और मैं अपना डिफेंस करता हूँ, इसमें बुराई क्या है? और उनकी जो क्या नाम है, उन्होंने रिसेंटली एक बॉम्ब लॉन्च किया है जिसकी लागत अप्रोक्सीमेटली 65 लाख टू 1 करोड़, बट इसराइली रिप्रेजेंटेटिव जो कह रहे हैं कि 35 टू 65, जो एनालिटिक्स हैं वो कह रहे हैं 65 टू 1 करोड़। तो ये लागत कहाँ से आई? और बराक ओबामा ने 1.5 करोड़ का भी बिल यूएन से पास कराया था। तो आपके पास तो पूरी सपोर्ट है या यूएन की, हर, और उन बेचारों के पास कोई सपोर्ट भी नहीं है किसी, और उनको कोई सपोर्ट करता है लाइक ईरान, XYZ, जो भी आप उन्हें कह रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन बुरे कामों में मुलव्वस है। देखिए, तो अच्छा ये यहाँ पे एक और चीज मैं कहूंगी अदनान, आप ये कह रहे हो कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो लोग ये आर्ग्यूमेंट नहीं देते ना, वो लोग तो कहते हैं उनके पास ईरान की सपोर्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है जो कि नेक्स्ट सेशंस के लिए, हमारे नेक्स्ट रिसर्च हमने क्या करनी है वो ऐड हो जाती है। मैंने कहा वो बता दूं, दो चीजों के ऊपर हमने रिसर्च करनी है। एक तो वो आर्ग्यूमेंट्स जो इजराइलीज देते हैं एंड वी कैन नॉट फाइंड कि हमें उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता, वहां आके हम फंस जाते हैं। वो आर्ग्यूमेंट ढूंढना आपने, ठीक है? 2 से 3 होने चाहिए कि ऐसे आर्ग्यूमेंट जिनका हमें आंसर नहीं मिल रहा कि ऐसा क्यों है। वो हम पे अगर ये कोई इल्जाम लगा रहे हैं, हम पे नहीं, मतलब फलस्तीन के ऊपर या अरब्स के ऊपर, जिसका कोई हमें काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रहा, वो आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। जिसने ढूंढ लिया वो जीतेगा। ये नहीं है कि वो सबके काउंटर आर्ग्यूमेंट मिल जाए, लेकिन ऐसा आर्ग्यूमेंट ढूंढना है जिसका भी काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं मिल रहा। दूसरी चीज जो हमने करनी है वो हमने रिसर्च करनी है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की, कि इस वक्त क्या, क्योंकि ये जो हमने वीडियोस की हैं नेतन्याहू की भी और ये चेंग की भी, ये 21 की वीडियोस हैं, ठीक है? 20, अब हम क्वेश्चंस भी लेंगे आप लोगों से। आप लोगों के दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों ने पूछने हैं अबाउट दिस वीडियो या ये सिचुएशन जो भी आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है? तो सब लोग पूछें ताकि हमें पता लगे कि आपको कहाँ कंफ्यूजन आ रही है, कि कोई चीज समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है, जितना हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि क्या सिचुएशन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर नहीं समझ आ रही, बिला झिझक पूछें, बेशक जितना मर्जी जो है ना बेसिक क्वेश्चन पूछें, इट्स ओके। क्वेश्चन पूछें ताकि हमें भी समझ आए कि भाई आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है। अच्छा, मैंने क्या बताया, एक चीज हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढना है, वो आर्ग्यूमेंट इनका जिसका हमें काउंटर नहीं मिल रहा वो ढूंढना है। और दूसरी चीज हमने रिसर्च करनी है कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है, तो 2023 में क्या हो रहा है अबाउट दिस इशू, क्या हो रहा है, नेतन्याहू क्या कर रहा है, या फलस्तीन क्या कर रहा है, किसकी सपोर्ट है उसके पास, किसकी नहीं है, किसने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, और आगे क्या हो सकता है, और फलस्तीन के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या क्या किया। इस वक्त की सिचुएशन के ऊपर 1 पेजर हमने बनाना है। सब लोग अपने जितने जो भी रिसर्च करे कि भाई मैंने जो देखी है न्यूज या मैंने जो रिसर्च की है वो ये हो रहा है कि ये इंटरव्यू आया है, ये बात हो रही है, ये मीटिंग्स हो रही है, यहाँ पे लॉबिंग हो रही है, जो भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है आप लोगों ने एक पेज के ऊपर सिर्फ पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि आप पूरी प्रेजेंटेशन या कुछ भी बनाएं, सिर्फ पॉइंट्स लिख के
वो अपने ग्रुप्स में भी डिस्कस करे करंट सिचुएशन ऑफ इजराइल एंड फलस्तीन। सो दिस इज योर नेक्स्ट टास्क, क्योंकि अब आप लोगों को इतना अंदाजा तो हो गया है कि आप काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जिसको नहीं भी पता कि हिस्ट्री में क्या होता आया है और 2-3 साल पहले से क्या होता आ रहा है। तो उसकी बेस के ऊपर अब करंट रिसर्च करें और आर्ग्यूमेंट्स ढूंढें जिनके हमारे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब मुझे मैं इनकरेज करूंगी बार बार इसी चीज के ऊपर के क्वेश्चन करें। we have right now we have 94 people in this room. I hope के 94 को सारा कुछ या तो समझ आया है या फिर सिर्फ they are not questioning। नहीं समझ आया, कोई चीज नहीं समझ आई, पूछें, सवाल पूछें और जो है ना हमसे जवाब लें कि भाई हमें यहाँ ये तो समझ ही नहीं आई ना, हमने ये तो आपने जो ये पूरा हिस्ट्री बताई हमास ये वो मुझे नहीं समझ आया, ये भी कहें हमें कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ओके, यू कैन से दिस। Or we have now 4 questions. That's good. Lareb and Noor is going to answer those. I hope तो both are unmute. Adnan is also here. जो भी आंसर करना चाहे आप लोग आंसर कीजिएगा। आप क्वेश्चंस ले ले फिर one by one. ठीक है, फातिमा को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। आई वुड लाइक कि आप एक क्वेश्चन भी करें और हाइजीन पे भी कोई कमेंट कर दें। जी फातिमा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन इजराइल के हक के फलस्तीनियों के मामले में ये है कि मुझे आजकल की सिचुएशन में ये चीज समझ नहीं आ रही कि इजराइल कैसे इस चीज में कामयाब हो रहा है कि वो अपने आगे पीछे बहरीन और खास तौर पे अपने हिजाज तक पहुंच चुका हुआ है। इन सब से डीलिंग करने में इसमें पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें तुर्की भी शामिल है, इन सब से डीलिंग करने में कामयाब क्यों हो रहा है? गुड क्वेश्चन। ये इनफैक्ट बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रीजन बीइंग अगर आप देखें कि 1948 में जब इसराइल अभी एक दिन की मुमलिकत थी और उसके ऊपर अरब कंट्रीज ने अटैक कर दिया एंड ऑल ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज ऑल फाइन कि बस इसराइल तो गया। 5 अरब कंट्रीज ने हमला किया था 1967 में भी, तो बस इसराइल हार गया और अरब कंट्रीज जीत जाएंगी, पैलेस्टीन वापस मिल जाएगा हमें। लेकिन जो हुआ वो उसके ऑपोजिट था। इनफैक्ट 1967 में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला भी ले लिया था इजिप्ट से, जॉर्डन से वेस्ट बैंक ले लिया था, सब कुछ ले लिया था। तो ये कैसे हो गया? इसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो ये है कि क्योंकि इसराइल के लिए वो वॉर ऑफ सर्वाइवल थी। वो 2000 सालों तक इस दिन का इंतजार करते रहे थे कि हमारा एक मुल्क हो, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम। और उसके बाद उनको ये मौका मिला था तो उन्होंने अपनी जी जान लड़ा दी थी और वो ये जंग जीत गए। सेकेंडली उनका उनका जो रोड मैप था वो बड़ा क्लियर था। उन्हें पता था कि हमने, जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने 3 पिलर्स ऑफ पावर, इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे काम करना है, मिलिट्री फ्रंट पे कैसे काम करना है, पॉलिटिकल फ्रंट पे कैसे काम करना है, इन तीनों चीजों को वो साथ लेके चले हैं और उनका गोल बड़ा क्लियर रहा है। एक सेंसस हुआ था उसमें कि कितने ज्यूज जो हैं जो मुस्लिम है वो कैसे इस चीज में आ गए, मतलब पावरफुल है, सबके पास अपनी फौजी है, सारा कुछ है। क्योंकि हमारे गोल्स नहीं क्लियर ना। जैसे अब मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि बैलफोर डिक्लेरेशन 1917 में हुई थी, तभी पता चल गया था कि वो एक कॉरिडोर था, वो एक पाथवे था कि पैलेस्टीन जो है वो इसराइल को दे दिया जाएगा। तो अरब कंट्रीज ने या इतना इंतजार क्यों किया, 1948 का इंतजार क्यों किया हमला करने में इसराइल पे? पहले से उन्होंने अपने एक्शंस क्यों नहीं लिए? क्योंकि बात वही हिस्ट्री पे चली जाती है। अगर चाहते अरब्स तो कर सकते थे, लेकिन फॉल ऑफ ऑटोमन एम्पायर में जितना अरब्स का हाथ है आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अरब्स ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट थे। वो उस वक्त जब बैलफोर डिक्लेरेशन हुई थी तो ब्रिटिश ने एक तरफ अरब से ये मुआहदा किया था, वो मैकमहून हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस से,
कि आप ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट हमारा साथ दें तो हम फलस्तीन आपको दे देंगे। और अरब इस बात पे खुश थे कि हम एक यूनिफाइड वन ग्रैंड अरब बनाएंगे और खिलाफा भी हमारे पास होगी, टर्की साइड पे हो जाएगा, तो चलो हम ब्रिटिश का साथ दे देते हैं। साथ ही उसने ज्यूज को कह दिया कि हम आपको ये जगह देंगे तो आप रशियन और अमेरिकन ज्यूज को की ओपिनियन हमारे साथ मिलाएं सो दैट कि वो हमारे एलाइज बन सकें वर्ल्ड वॉर वन में। तीसरी तरफ उसने फ्रांस से मुआहदा कर लिया कि जब ये वर्ल्ड वॉर वन खत्म होगी तो ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा हमारा। तभी वो ब्रिटिश मैंडेट के अंदर आ गया था। तो एक्चुअली हम बात ये ना कि हम उनसे लड़ेंगे तब जब हमें पता होगा कि हमने लड़ना किसके अगेंस्ट है, हमारा टारगेट क्लियर होगा। हम दुनियावी आसाइशों में गुम हैं, लेकिन इसराइल का गोल इस वक्त है ग्रेटर इसराइल बनाना। और बेसिकली वो तो सब कुछ वो सारी राह हम वार कर रहे हैं अपने मसाया के लिए। और जैसे इवेंजेलिकल्स का बिलीव था कि जब तक सारे ज्यूज इस लैंड पे नहीं आ जाएंगे मसाया नहीं आएंगे, ऐसे उनका बिलीफ है कि मसाया ने आना ही आना है और उसके लिए हमें थर्ड टेम्पल जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक मसाया नहीं आएंगे। कोई आपकी क्वेरी क्लियर हुई? Larem, I would like to add something to this point. श्योर May I? अच्छा, Yes. ये अच्छा क्वेश्चन था कि हम क्यों पीछे हैं, क्योंकि डेनिस प्रेगर जो है वो यही स्टैब्लिश करना चाहता था कि वो इस पॉइंट तक आए, तभी उसने वो पॉइंट रेज किया था कि इसराइल और हमास जो है वो मोरल इक्विवेलेंस पे नहीं है, ठीक है। वो यही पॉइंट को स्टैब्लिश करना चाह रहा था कि वो दिखाए कि वो कितने अजीम हैं, जो चैंक ने बड़ी जबरदस्त तरीके से वो रोक दिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ी उसकी रिसर्च है डेनिस प्रेगर की। वो इस बात के कायल हैं कि हम जो हैं हमारी जो सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो बाकियों से बहुत सुपीरियर है। और वो इसमें कोई बायस भी नहीं है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि सबको कि हम कैसे टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों में आगे हैं, कैसे आर्ट्स एंड साइंसेस में जो है वो हमारा शुमार होता है सबसे आगे। इवन नोबेल प्राइज जो रिलीजन उसका हम देखें 2000 का, तो 85% जो है वो जूडियो क्रिश्चियंस हैं उसमें आते हैं। तो उनका आईक्यू लेवल और हमारा आईक्यू लेवल अगर हम कंपेयर करें तो इट्स आई थिंक वो स्टार्ट होने से पहले ही हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो है वो बाय प्रूफ दिखाना चाहता है। और ये उसने जिक्र किया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिबेट में when they're 8 years ago, ठीक है। तो उसमें पूरा ये प्रूफ किया था और वो यही पॉइंट स्टैब्लिश यहाँ भी करना चाह रहा था। इसीलिए वो खास तौर पे अरब्स और मुस्लिम्स इन दोनों को जो है वो टारगेट करता है और वो कहता है कि किस तरह देखें अरब वर्ल्ड जो है और मुस्लिम्स जो हैं वो पीछे हैं। इनफैक्ट यहाँ तक तो बात समझ आती है, वो ये भी आगे कहते हैं कि मुस्लिम विमेन जो है उनको स्टेटस में पर्टिकुलरली लो रखा जाता है। तो ये जो है वो किस तरह से यहाँ पे उसकी एक लॉजिकल फैलेसी भी नजर आती है। वो किस एंगल से कह रहे हैं, अगर उनके जो वैल्यूज हैं, आवर वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर वैल्यूज, ठीक है। हमारे यहाँ अखलाकियात के कुछ और में आ रहे हैं, आपके यहाँ अखलाकियात के कुछ और में आ रहे हैं। तो यहाँ से जो है लॉजिकल फैलेसी उसकी नजर आती है कि women for us being modest और within the Islamic circle they are not oppressed, neither they are backward। तो यहाँ उसकी लॉजिकल रीजनिंग। फिर वो आगे और कहते हैं कि आप कंपैरिजन लें, जितने भी अरब ममालिक हैं, ठीक है, और ग्रीस को उन्हें एक तरफ रखें और ग्रीस को एक तरफ रखें। अरब कंट्रीज 10 साल में जितने बुक्स लिखने की बात नहीं करता, ट्रांसलेट करने की बात करता है। 10 साल में जितने बुक्स वो ट्रांसलेट करते हैं उतना जो है ग्रीस एक साल में भी नहीं कर पाता। तो ये है उसकी इस पॉइंट को वो स्टैब्लिश करना चाह रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि चैंग ने बड़ी बुरी तरीके से उसे जो है वो उसे क्या हम सबको डिफेंड किया बहुत अच्छे से। सो दिस इज द पॉइंट कि हमें ये नोट करना चाहिए कि हम आईक्यू में कहाँ स्टैंड करते हैं और वो कहाँ स्टैंड करते हैं। वी मुस्लिम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारा जो है हम हर चीज़ में आगे थे। हम इतने मुनज़्ज़म और ऑर्गेनाइज थे कि हम इन्वेंशंस करते थे और लोग जो है हमसे आके वो हमारी बुक्स कुरान जो है वो उठा के आज भी रिसर्च करते हैं। तो हमें ये चीज़ इस पे तो गौर फ़िक्र करना चाहिए ना कि हम क्यों पीछे हैं। दैट वुड बी माय टेक ऑन दैट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बेन खान, आप अनम्यूट कर लें प्लीज।
Assalamu alaikum. Am I audible? Yes. Okay. First of all, थोड़ा सा हाइजीन के हवाले से आपने क्वेश्चन किया था, तो हाइजीन तो इट वाज लाइक पुअर ही कंसिडर करेंगे हम, बिकॉज एक तो उसमें जो डेनिस फ्रेजर थे उन्होंने मल्टीपल टाइम्स लाइक ही यूज्ड स्टेटमेंट्स लाइक आर यू फूलिश, you are morally sick, and you have a weird way of thinking. And जेंक के पार्ट भी ये है कि उनका थोड़ा सा जो है वो रिपीटेड इंटरप्शंस आप कह सकते हैं, और थोड़ा सा इमोशनल लाइक एस्पेक्ट जो है वो उनकी तरफ से ज्यादा था. सेकंड थिंग ये है कि थोड़ी बहुत जो समझ आ रही है वेल एंड गुड, बट द थिंग इज जो मैं मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ आईएमएस आई वुड लाइक एक क्वेश्चन जो मतलब मेरे जहन में आ रहा है कि ठीक है इजराइल फलस्तीन मतलब इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट थिंग, बट मुसलमानों के बाकी भी जैसे यूगर मुस्लिम्स हो गए, आपके अपना ये कश्मीर का देख लें, इसी तरह जो है वो आपके मतलब मल्टीपल जगहों पे हैं. तो व्हाई इजराइल एंड फलस्तीन ओनली, मतलब हम सिर्फ इस पे फोकस क्यों कर रहे हैं? दूसरी चीज जो मतलब मुझे आई एम स्टिल वेरी कंफ्यूज्ड कि हम लोग चले जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, उनका तो ये है कि हमें ना हमने अरबी सीखी ना हमने कुरान मतलब अंडरस्टैंड किया, बट व्हाई अरब्स जो कि मतलब उनका तो बच्चा भी कुरान अंडरस्टैंड करता है, एडल्ट्स को तो छोड़ दें, मतलब वो तो मतलब उनके लिए तो वो लैंग्वेज बैरियर नहीं है उनके लिए, तो वो लोग क्यों जो है मतलब ओवरऑल जो है वो एक डिक्लाइन पे है मॉरली भी एंड मतलब हर तरह से. ठीक है, थैंक यू. आपने हाइजीन पे काफी अच्छा कमेंट किया. मैं एग्जैक्टली यही मेंशन करना चाह रही थी कि वो उनके कमेंट्स जब वो आर यू फलिश या यू हैव अ वियर्ड वे ऑफ थिंकिंग वो तभी थे जब वो स्पीचलेस हो जाते थे. मोर ऑफन जेंक जब भी उनसे फ्रीडम, ऑपरेशन, ह्यूमन राइट्स या स्टेट टेररिज्म पे बात करते थे जिसपे ही वाज वेरी जस्टिफाइड, उसके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता, तो वो उस वक्त डेनिस स्पीचलेस होते थे और उसके जवाब में फिर वो खुद को सिक्योर करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स पास कर देते थे. अच्छा, जो आपके सेकंड क्वेश्चन है, आई वुड लाइक के ऑडियंस में से अगर कोई उसको या कोई और भी उसको आंसर करना चाहे. दो क्वेश्चन है आपके, क्योंकि मैं तो काफी बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ और लोग भी पार्टिसिपेट करें. इकरा. क्वेश्चन अगर थोड़ा सिंप्लीफाई अगर रिफ्रेश कर दिया जाए तो इट वुड बी बेटर, बिकॉज़ वो टू लॉन्ग हो गया था तो मिस्ड आउट द पॉइंट. पहला क्वेश्चन उनका Assalamu ये alaikum, था Lareb कि and Noor. Before moving on, I have to announce about the feedback form that is shared in the comment section. Mashallah, jo conversation going on ho rahi hai, the discussion and the input from the audience is very valuable. So we would appreciate कि आप further topics के बारे में suggestions दें feedback form में, further interviews जिन लोगों को you would like to hear in the further sessions. तो इंशाल्लाह feedback form को fill करें so we can conduct more valuable session in the card. Thank you very much. You can continue. उनका पहला क्वेश्चन था कि why Palestinian and Israel conflict when we have a lot of other issues, especially Kashmir issue. हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या होना चाहिए या हमें उसको डिस्कस करना चाहिए इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी. सेकेंडली कि अगर अरब्स जो हैं वो अराबिक उनकी मदर टंग है तो वो मॉरल डिक्लाइन पे क्यों हैं. ओके, आई वुड गो फॉर द सेकंड वन कि अरब्स जो है उनकी जो मदर टंग है वो मॉडल डिक्लाइन पे क्यों है. तो दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग लाइक हमें तो इंग्लिश आती है ना, तो हम इंग्लिश ऐसी बहुत सी बुक हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती हैं, हम नहीं करते. तो एग्जैक्टली इट्स द सेम वे कि हम अरब्स ने भी जो मैं हम इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज वी आर ऑल मुस्लिम्स एंड अल-मुमिनु मिरातुल मुमिन कहते हैं ना कि मुस्लिम ही मुस्लिम का आईना है. तो ये कह सकते हैं कि हमने जो है अपनी टीचिंग्स और अपने वैल्यूज ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं जो हमें वाकई सक्सेस की तरफ ले जाती हैं. तो अगर हम उन चीज़ों से इंटैक्ट नहीं होंगे, ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ों में लैक करेंगे. हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, लाइक हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. वी विल नॉट हैव दैट सिंगल मिशन जिसपे हम वो सब काम करें. जैसे इजरायली जो आप कर रहे हैं ना, दे उनके तो बाकायदा हमारी तरह मदरसास हैं, ठीक है, उनके बच्चे उन मदरसास में जाते हैं और वहाँ
में उनकी रिलीजियस ट्रेनिंग होती है, और वो जब हम जो है किस तरह से लाइफ में अर्निंग कैसे करें, ठीक है, सर्वाइवल कैसे होगी, वो बच्चों को छोटी उम्र में ही सिखा देते हैं। तो आई थिंक द बिगेस्ट ड्रॉबैक इज कि हमने जो है कुरान को छोड़ दिया है, उसे अंडरस्टैंड करना, उस पर तदब्बर करना, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे भी, उसकी तफसीर पढ़ेंगे, वी विल नॉट गो इनटू रिसर्च, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, ठीक है, और आगे उसे मतलब आगे उसकी रिसर्च में ज्यादा हमारा कोई वो नजर नहीं आएगा। सो आई वुड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थिंक अबाउट। ठीक है। मोर अबाउट कि कुरान अरबिक उनकी मदर टंग होने इसका मॉरल वैल्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। मॉरल वैल्यूज आपकी अपनी होती हैं, मदर टंग अरबिक जो मर्जी हो। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसमें यह है कि हम फिल वक्त जियो पॉलिटिक्स की बात करें, और ऐसा नहीं है कि हम कश्मीर इशू को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी एक पूरी लिस्ट है, हम वन बाय वन सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो वही वाली बात कि हमने खुद को सरहदों में कैद नहीं करके रखना, अपना अपना मुल्क नहीं खेलना। कश्मीर का इशू भी हमारा है, फलस्तीन का इशू भी हमारा है, और हम इन सब इश्यूज की डेप्थ में जाना चाहते हैं, इन पे अपनी अच्छी ग्रिप रखना चाहते हैं, सो दैट कहीं पे भी अगर हमें कहीं पे भी मौका मिले या कुछ भी, तो हम अच्छी तरह से इनको लीड कर सकें। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगी अर्शिया। Yeah, I had a question. It was जो दो सिस्टर्स, पिछली दो सिस्टर्स ने जो क्वेश्चन किया, तकरीबन वही मेरा भी क्वेश्चन था। क्या आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड बिकॉज वी आर डिगिंग डीप इनटू दिस मैटर, और हमको फैक्ट्स और ये सारी चीजें अब समझने आने लगी है। तो मेरा क्वेश्चन और एक सजेशन ये था, क्या व्हाई नॉट गो टू द पैलेस्टीनियंस टू नो देयर पर्सपेक्टिव्स, like where did they go wrong, you know, somewhere they must be having some loopholes and everything, like every one of us do, every community. They say I'm living in India, so I know where we went wrong, and you know, and hence every chaos. So I just for us to learn more along with this, क्या हम लोग ऐसे कोई, आप लोग हमें गाइड करें कि ऐसे वीडियोस हो जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे हो, क्या व्हाट वाज देयर कोर हिस्ट्री, यू नो, प्रैक्टिसेस इन Palestine which led to somewhere this sort of things, and you can correct me if I'm wrong with the question. अर्पिया, आपने No, रिसर्च अच्छे वाला हैं। सेशन देखा है? सॉरी लाइव, आई एम कटिंग यू। आपने जो लास्ट स्किल डेवलपमेंट सेशन था हमारा रिसर्च के ऊपर, आज उसकी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगी, जिसने अटेंड नहीं किया, हाउ टू डू यू नो रिसर्च, कैसे कंडक्ट करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर, तो उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। वो एक तो सारे लोग सेशन लाजमी देखें, वो इट्स अ वेरी गुड सेशन। उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा आया हमारे पास, और बहुत अच्छे तरीके से उसमें रिसर्च करना सिखाया गया है। उसके बाद आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि यू नो हमें ये प्रोवाइड कर दें, या यू विल बी एबल टू, इंशाल्लाह आप लोग खुद जो भी आपने रिसर्च करना होगा आप रिसर्च कर सकोगे। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह वो अपलोड, या मैं यही कहना चाहती थी कि आई वुड लाइक कि नेक्स्ट टाइम आपने जो सजेशन दिए इस पे आप अपनी इनपुट एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बल्कि लेके आए, सो दैट हम उसको डिस्कस कर सकें। ओके, सायरा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। And also Larim, there are some profiles, अगर ये चेक करेंगे, अगर ये इंटरनेट यूज करती हैं, तो there is one sister, her name is Mona Kurti, तो वो उसकी जो बहुत सारी वो recent updates जो है वो पिक्चर्स लगाती है, वीडियोस लगाती है कि वहाँ पे अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। तो मोना कुर्ती इज वेरी फेमस। अगर हमें ऐसे लोगों से ना हम उन्हें फॉलो करें तो हमें रीसेंट अपडेट जो है वो मिलती जाएंगी, और वहीं पे वीडियोस भी शेयर होंगी बहुत सारी, जहाँ पे हम जो है वो अपना वो आईक्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं कि रिसेंटली क्या हो रहा है वहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसे इंस्टाग्राम पे एक मरियम अलबरगोसी हैं, उनको भी फॉलो किया जा सकता है। सायरा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, मुझे ना एक ये हमेशा मुझे ये सवाल तंग करता है कि ईरान कोई बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेट तो नहीं है, लेकिन वो क्यों अटैक करता है, जबकि और भी इस्लामिक
कंट्रीज हैं जो ये सब कर सकते हैं कि पैलेस्टीन के हवाले से कुछ मतलब अपनी कोई फोर्स यूज करें, लेकिन व्हाई नॉट दे एंड ओनली ईरान इज डूइंग दिस, कि रॉकेट फायर्स भी वही कर रहा होता है, और जो भी कोई बयान देना होता है तो वो भी ईरान की तरफ से ही आ रहे होते हैं. इवन पाकिस्तान इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस इशू. सो अच्छा व्हाई? सवाल है आपका. एंड मेरी इंफॉर्मेशन अभी ईरान पर नहीं है. मैं चाहूंगी कि मैं इसको फर्दर रिसर्च करूं. ऑडियंस में से अगर कोई भी इसको आंसर करना चाहे तो ही इज मोर देन वेलकम. एक और मुझे लग रहा था, मैं इस पे सोचती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि ईरान के अंदर चूंकि ज्यूइश का एक ग्रुप है, ईरानी जो प्रेसिडेंट थे अहमदी निजाद जो पहले थे, उसके ऊपर मैंने एक खबर पढ़ी थी कि वो जायनिस्ट को सपोर्ट करता है, लेकिन वो बयान इस तरह देता है ताकि लोगों का उसके ऊपर मतलब शक ना हो ना. अच्छा, अब ईरान के अंदर ना जूइश मतलब ये लोग रहते हैं, यहूदी जो यहूदी रहते हैं ना, उसमें वो लोग हैं जो जो लेफ्ट विंग के लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि वो पैलेस्टीन जाएं और इसराइल के अंदर रहें, और इसराइल उनको फोर्स कर रहा है. उनके रबाइज भी इनको फोर्स करते हैं कि आप ईरान छोड़ दें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें वही ना, दे आर वेटिंग फॉर देयर मसाया. तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मसाया तो ईरान में आएंगे, उनका ये बिलीव है. तो मेरा ये ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो लोग हैं जो ये सपोर्ट इसलिए करते हैं पैलेस्टीनियंस को, ताकि इसराइल इसराइल को जरा डाउन किया जा सके. मतलब इसमें यस, कोई मुस्लिम मुझे ऐसा लगता है पॉलिटिकली शायद. प्लीज डू आप फर्दर रिसर्च ऑन इट. हम ही करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस इट इंशाल्लाह. ओके. या इंशाल्लाह these will be good questions. मैं बस वो पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी कि अरब्स में वो न्यूक्लियर पावर नहीं है जो अरब कंट्रीज हैं, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है. वी पाकिस्तान आर अ न्यूक्लियर पावर. अगर हम पाकिस्तानी जो हैं अपने आप को इसी तरह जो है वो रिसर्च में डालें और उनकी मदद कर सकें, देन आई थिंक वी कैन ऑल टुगेदर वी कैन बिकम वन पावर. तो आई थिंक इसका मिशन भी हमारा यही होना चाहिए कि हम इसीलिए अपने आप को जो है रिसर्च में डालें. एंड या दीज आर बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड क्वेश्चन. और इससे पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ जो है वो वीक है और कहाँ कहाँ हमें जो है वो और आगे काम करना है. थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन. Okay, next question, Fahmid. Please unmute yourself. Excuse me, Nare. हाँ जी. Before moving to the next question, मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि फीडबैक फॉर्म जो है वो चैट में शेयर हो चुका हुआ है. काइंडली जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्लीज फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हम लोग मजीद आगे जो है वो चल सकते हैं, या आगे हमें रहनुमाई मिल सकती है. मतलब क्या हमने हमारी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकती है. तो काइंडली आप फीडबैक जरूर दें, और जिन लोगों के क्वेश्चंस रह जाते हैं वो अपने क्वेश्चंस भी फीडबैक फॉर्म में शेयर कर सकते हैं. Waleed, please ask your question. अस्सलाम वालेकुम मिस. मैं टेररिस्ट की जो डेफिनेशन है उस पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हु विल डिसाइड हु इज टेररिस्ट एंड हु इज नॉट टेररिस्ट. कि अगर हम इस वीडियो में देखते हैं तो इसराइल कह रहा है कि जो हमास है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है. सेम इसी तरह से अगर हम तालिबान का सिनेरियो देखते हैं, व्हेन अमेरिका इन्वेडेड हियर, तो उसमें जो तालिबान को कहा जा रहा था कि दे आर टेररिस्ट, बट अब उनकी गवर्नमेंट बन गई है, तो राइट नो दे आर नॉट द टेररिस्ट. Can you please elaborate it? Who will decide what is terrorist and who is terrorist? अच्छा क्वेश्चन है आपका. अच्छा, मैं इस वक्त टेररिज्म की एक होल डेफिनेशन नहीं दे सकती आपको, लेकिन जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब बात की जाती है तो उसमें भी एक लिमिट आ जाती है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक है जब तक आप अपने किसी भी एक्शन, अपनी किसी भी बात से अगले को नुकसान नहीं पहुंचा रहे. तो मेरा ख्याल है इससे हम थोड़ी सी इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि आप खुद जो काम कर रहे हैं उसमें आप खुद को टेररिस्ट लेबल नहीं कर रहे, लेकिन हमास आपके ऊपर अगर रॉकेट फायर कर रहा है
तो आप उसको टेररिस्ट लेबल कर रहे हैं। आई वुड लाइक कि कोई और इसको ज्यादा अच्छे तरीके से आंसर कर सके। मैं ऐड करूँ इस पे? जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने क्या नाम है पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए कि ऑपोजिट पार्टी का क्या नाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। बिल्कुल मैं एक बात करता हूँ, वो बेसिक रूल ऑफ लॉ पे कायम रहती है कि नहीं। मेरे स्टेटमेंट ऐसे तो नहीं है जो क्या नाम है दूसरे को इश्तिहाल कर रहे हैं, जो बेसिक्स पे नहीं है, जो लॉजिकल नहीं है। क्योंकि आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू का मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू, हम लॉजिकल देखेंगे कि लॉजिकली कौन करेक्ट है। तो ये मायने रखता है कि टेररिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आप बिल्कुल आप तालिबान की हिस्ट्री ले, अमेरिका ने वहाँ पे काफी सारे 30 साल काफी वहाँ पे इंटरनेशनल। लगे रहे। जी जी नहीं बोले आप। जी, मैं ये कहना चाह आप चले पैलेस्टीन पे बात करते हैं कि पैलेस्टाइन के बारे में क्यों मुस्लिम कंट्रीज पीछे हटती जा रही है। जैसे यूएई पीछे हट गया, बहरीन पीछे हट गया, इसराइल के साथ इनकी पार्टनरशिप होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा। आपका स्टेटमेंट, आपकी जो रियलिटी है पीछे होती जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, जितने एटॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो और आप अगर आप इस चीज से स्ट्रांग नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जैसा भी हो उसकी कोई अहमियत नहीं। अब यूएन में अमेरिका जब भी जो चाहता है जैसा भी हो, वो क्या नाम है भूली कर लेता है, और क्या नाम है वर्ड नहीं आ रहा, तो वो कर देता है। और जो सब के जितने भी आर्ग्यूमेंट होते हैं उसे रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड को, ये मायने रहा है। और अब पीछे क्या नाम है एक बुक थी जिसमें क्या नाम है बिजनेस ट्रेड्स के बारे में बात की थी कि यूरोप और जापान आगे जा रहे हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, उन्होंने कहा ग्लोबली साथ चलते हैं। अरे क्योंकि अब क्या नाम इससे क्या है, अगर ग्लोबली साथ नहीं चलेंगे तो अमेरिका पीछे हो जाएगा। अमेरिका अपना हमेशा इंटरेस्ट देखता है, हर बंदा अपना इंटरेस्ट देखता है कि यार मैं क्यों पीछे न हो जाऊँ। अगर बंदा खुद पीछे हो जाएगा तो ऑब्वियस तो पीछे उसको कोई पूछेगा नहीं, तो बंदा एक हमेशा। मिनट अदनान, आई एम रियली सॉरी, आई एम कटिंग यू अगेन, लेकिन डी ट्रैक हो रहे हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये था कि टेररिस्ट कौन बताएगा कि कौन है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपल आप देखो ना, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो। वलीद ने ये क्वेश्चन किया था, आप इसको रिलेट करो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर से। और आप ये देखो कि जो इस वक्त इंटेलेक्चुअली एलीट हैं, या दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो दे आर लेबलिंग एवरीथिंग। और जो लेबल चल रहा है वो चल रहा है। अगर यहाँ पाकिस्तान में या कहीं भी कंट्री में कोई मुस्लिम कुछ करता है तो उसको टेररिस्ट अटैक कहा जाता है। और अगर वहाँ कोई स्कूल शूटिंग होती है, वहाँ पे कोई बंदा किसी को मारता है, तो वो उसको टेररिज्म नहीं कहा जाता, उसको शूटिंग अटैक या इस तरह से लेबल किया जाता है। तो टेररिज्म इज ये जो टैग है, ये किसके ऊपर लगना चाहिए, एक तो ये बात है, और किसके ऊपर लगता है, एक ये बात है कि ठीक है, इम्पोज किसके ऊपर किया जाता है। इसको एज अ प्रोपेगेंडा भी यूज किया जाता है टेररिज्म, टेररिस्ट को, कि ये टेररिस्ट है तो ये टेररिस्ट है। प्रोपेगेंडा भी होता है इसके अगेंस्ट, और ये भी होता है कि असल में भी टेररिस्ट होते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर करना, और ये डेफिनेशन उसी की जो ना आगे जाएगी जिसके पास ऑब्वियसली पावर होगी, और जो इंटेलेक्चुअली जो है वो ऊपर होगा, डोमिनेट करेगा सोसाइटी में, तो जिसकी ज्यादा सुनी जाएगी। अब टेररिस्ट हम हमास जो है वो इजराइलीज को कहते हैं, इजराइलीज जो है वो हमास को कहते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा के लिए यूज किया जा रहा है ये वर्ड्स, लेकिन इसकी जो अपनी बेस डेफिनेशन है उसके ऊपर कोई नहीं आता। तो ये इस चीज का आंसर है। अब आपको रिसर्च करने की जरूरत है इसके ऊपर कि कौन किसको टेररिस्ट कहता है और किस बेस पे कहता है। फिर आपको पता लगेगा कौन प्रोपेगेंडा की तरह यूज कर रहा है उसको, और कौन उसको सही यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हनीफा। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। सवाल ये किया था कि ईरान क्यों करता है, एक बहन ने सवाल किया था, उसका ये जवाब मुझे जो लगता है ये क्योंकि ईरान के अंदर एक हमारे पास हुकूमत है मुसलमानों के पास जो हुकूमती तौर पे जो है ना वो हुसैनी थॉट प्रोसेस रखती है। तो जैसे पाकिस्तान में भी हैं बहुत से शिया हजरात, लेकिन हुकूमती तौर पे जो उनके इख्तियारात है ना वो अपना इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे जहन में आया था। अनदर थिंग
एक अभी भाई किसी ने कहा था कि क्यों ऐसा टेररिस्ट है, इट्स बिकॉज पावर टू रूल इज पावर टू डिफाइन। ये राजा इस्माइल फारूकी साहब ने, पैलेस्टीनियन स्कॉलर्स है, उन्होंने ये कहा था कि पावर टू रूल टू इज पावर टू डिफाइन। सो बस ये मेरा इनपुट है, इंशाल्लाह खैर। Thank you so much. Dr. Naila, please unmute yourself. Raza is also on mute. उनका क्वेश्चन ले लें. Yes. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? Yes. अच्छा, मैं उसी को आमना ने बहुत अच्छा आंसर किया था, मैं उसी को ही आंसर करना चाह रही थी कि who will decide about terrorism and terrorists. तो सर के ही लेक्चर से मैं बताऊंगी कि सर ने इसको बहुत दफा डिफाइन किया है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो विन करेगा, जो हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस में सबसे आगे होगा वही पावर होगा। उसके बाद जब उन्होंने अपने आप को एक दफा मनवा लिया, क्योंकि वो उसमें कॉम्पिटेंस की हायरार्की में सबसे आगे हैं, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर विन कर चुके हैं, तो अब वो जो डिसाइड करेंगे वही रूल्स और फ्ला होंगे। Thank you. अस्मा जहरा खान, आप पूछें अपना सवाल. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. अभी एक सवाल पे डिस्कशन हो रहा था टेररिज्म पे, तो टेररिज्म की डेफिनेशंस तो मुझे लगता है कि सबके लिए डेफिनेट अलग अलग ही होती है, क्योंकि जो प्रोपोगेट किया जा रहा है उसी पे लोग बात करते हैं। लेकिन एक चीज और भी है जो मेरे जहन में है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के रसूल ने अपनी खिलाफत मतलब अपना एक दीन को कायम किया, तो उनके बाद जितने भी खुलाफाए राशिदीन तक वो जो मतलब एक खिलाफत कायम रही, तो जब भी कोई उस खिलाफत के खिलाफ में आवाज को बुलंद करता था तो असल में वो बागी कहलाता था और वो टेररिस्ट होता था। मतलब जो अपने दायरे के अंदर है, मतलब जिस जिस जगह पे, जिस खित्ते पे मेरी खिलाफत कायम है, उस खिलाफत की जगह पर आप अभी हाँ है, उसके बाद आपने अंदर एक टीम तैयार करी या बाहर से लोगों की हेल्प करी और आपने मुल्क में फसाद फैलाने की कोशिश करी, तो वो आप जो है टेररिस्ट हैं। ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की नजर से है और उनका कत्ल जरूरी है। यही कहा गया कि फसाद फैलाने वाले ज्यादा बड़े गुनहगार हैं बनिस्बत इसके कि किसी शख्स ने किसी को कत्ल कर दिया। मतलब फितना बड़ा अंगेज चीज है, उसके लिए कोई रूल नहीं है सिवाय इसके कि उसको कत्ल कर दिया जाए। सूरह तौबा में भी यही बताया गया है। तो आज भी वही डेफिनेशन लागू होगी, मुझे ऐसा लगता है आज भी वही डेफिनेशन लागू होगी। ये हम लोग अपनी अपनी नजरिए से हाँ बोलिए, आप क्या कह रही हैं? आपने जो हवाला दिया है ना कि आप शायद उस आयत का हवाला देना चाह रही हैं कि इनको जहां पाओ इन्हें कत्ल कर दो। वो पहले का था, जब तक कि हाँ जब फतेह मक्का हो गया तो उसके बाद भी ये आयत आई थी। नहीं सॉरी, उसके बाद तो कोई हाँ आई है, उसके बाद भी आई है। फतेह मक्का के बाद भी ये 4 महीने का वक्त दिया गया था, तो फितना फसाद लोगों वालों को ये एक वार्निंग दी गई थी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा इस तरीके से इसलिए भी चल रहा है दिमाग में क्योंकि जिस टाइम पर ब्रिटिश हुकूमत थी इस एम्पायर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान की तरफ, तो उस वक्त जो लोग उनके खिलाफ मुनज़्ज़म करके टीम बनाते थे उनको टेररिस्ट कहा जाता था। आज की तारीख में हम देखते हैं कि 2 मुल्क उसी जगह के बढ़ गए, वो बाहर चले गए। तो अब जब वहां पर कोई एक्टिविटी होती है पाकिस्तान में तो यहाँ वालों को टेररिस्ट बोला जाता है, जब यहाँ कोई एक्टिविटी होती है तो वहां वालों को टेररिस्ट बोला जाता है। अगर वो नहीं भी होते तो यहाँ वाले अगर अपनी हुकूमत के खिलाफ कुछ प्रोपोगेट करते हैं तो उनके ऊपर यही एलिगेशन लगा दिया जाता है कि यूएपीए में डाल दिया गया या जो भी यहाँ के हैं कि आप टेररिस्ट हैं, और अगर उनको धमकी भी दी जाती है कि अगर आपने हुकूमत के खिलाफ कुछ बोला तो आपके ऊपर ये एलिगेशन है। मतलब इसका कोई भी आपको रूल नहीं। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर जब मुझे याद है इमरान खान यूएन में गए थे और उन्होंने अपनी स्पीच दी थी तो उन्होंने ये कहा था कि जो कश्मीर का उस वक्त 370 वाला मसला चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि इंडिया एक टेररिज्म लेकर के आया है और उसने जबकि इंडिया यहाँ पे अपना को जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन उन्होंने इंडिया को टेररिस्ट बताया कश्मीर के एस्पेक्ट्स में। तो यहाँ पर तो लोग जिनके खिलाफ जो सामने वाला है उसको टेररिस्ट बोल देते हैं। हम लोग अक्सर अपने बड़ी फैमिली अगर हो उसमें भी कोई इस तरीके की बात करें तो टेररिस्ट तो नहीं बोलते, मगर बात यही होती है
मतलब दूसरे अल्फाजों में। लेकिन अगर हम दीन की बात करें कि अगर हम अभी ईरान की भी बात हुई थी, तो ईरान में इन्होंने खिलाफत को लेके काफी प्रमोट किया। तो मेरी नजर में ये है कि हम शियाज ने कोई दीन तो नहीं फॉलो किया है, लेकिन शियाज ने कुछ 2% दीन को जो समझा है उन्होंने, वो खिलाफत की नजर से वो उन्होंने उसको तो कायम किया है। और उसकी एक बेसिक क्या उनकी वजूहात हैं उसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो एक टीम बिल्डिंग का काम होता है वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि वो 2 ढाई 3 महीने जो हजरत हुसैन की जो शहादत है सलाम अल्लाह की, तो सलाम अल्लाह की, वो पूरी शहादत अपने बचपन में 2 साल 1 साल के बच्चे से रिवाइव करते हैं, और जब तक बूढ़े नहीं हो जाते तब तक उसको रिपीट ही करते रहते हैं। और कुरान भी हम लोगों को कहा गया है कि कुरान में रिवीजन मतलब याद दहानी कराते रहो, पढ़ते रहो, उसको बार बार दोहराई जाने वाली चीज हम लोगों ने क्या किया है, वो सॉरी सिर्फ टू नाजरा में इंटरप्ट डाल। यू यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू थोड़ा सा हम ऑफ ट्रैक जा रहे थे। सेकेंडली, जो आपने आयात के हवाले से बात की, तो बेहतर ये होगा कि हमारे पास वो आयात विद रेफरेंसेस मौजूद हों, उसके बाद ही हम उन पे कमेंट कर सकेंगे। तो टेररिज्म पे अच्छा क्वेश्चन आया है और उसको आंसर बहुत अच्छा किया जा चुका है कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर क्या। लेकिन सेकंड जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें जब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको इलेबरेट किया जा सकेगा। रजा चौधरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so very much, Bharat, once again. I just want to add a couple of things. There was a question regarding Iran. ईरान के बारे में या पाकिस्तान के बारे में क्या पूछा गया था कि हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते, एंड और अरब वर्ल्ड क्यों इसराइल के साथ आपको कोलैबोरेशन हो रही है, यूएई की हो रही है, बहरीन की हो रही है, इसके अलावा टर्की की हो गई है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं जस्ट 100 years बैक, तो उसके लिए एक ही शेर में सारा कहते हैं समंदर कुजे में बंद हो जाता है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हथ ठिकाने की। That's the answer. The reason is कि जब ओटमन एम्पायर, ठीक है, उस पर हम एक अलहदा डिबेट हो सकती है कि ओटमन एम्पायर वॉज खिलाफत थी या ममलकत थी, that's another thing. But the Ottoman Empire was the center of power for Muslim world, ठीक है। उनका इन्फ्लुएंस आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों तक था। जो खलीफा या सुल्तान जो ऑर्डर करता था तो मुसलमान फॉलो करते थे। दैट वाज हैपनिंग। अब क्या हुआ कि अरब जब वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिनेरियो चेंज हुए ओटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए, इन्हीं अरबों ने ये उर्दन के अरबों ने, सऊदी अरब के अरबों ने, इन सबको जो मुल्क ये बना के दिए गए, आप सबको ये पता होना चाहिए कैसे बने मुल्क, किस तरह से सऊदी अरब बन गया। आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3 decades इन सऊदी अरेबिया। अगर कोई सऊदी अरब के अरेबियन एम्प्टी क्वार्टर में ट्रैवल करे तो उसको समझ आएगी कि thousands and thousands of miles का जो एरिया है क्या घोड़ों पे तय होता है? क्या आले साउद ने नजद से उठ के सारा यमन तक वो सारा तय कर लिया था? नहीं, इट वाज जस्ट एन ऑफर गिफ्ट फ्रॉम द ब्रिटिश और जो भी उस टाइम सुपर पावर्स थी उनकी तरफ से ओटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए इन लोगों ने बहुत मदद की और मुसलमान बट के। बेशक अब मैं पहले कह चुका हूं कि ओटोमन एम्पायर के ऊपर लहदा डिबेट हो सकती है कि ओटोमन एम्पायर वाज द सेंटर ऑफ पावर फॉर मुस्लिम, दैट्स अनदर थिंग। अरब्स को ये पसंद नहीं था क्योंकि ओटोमन्स के हाथ में दोनों हरम थे, मक्का और मदीना उनके हाथ में था, सो सेंटर ऑफ पावर उनके पास थी, मुसलमान उनकी बात सुनते थे। स्कॉलर्स फ्रॉम इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट वर फॉलोइंग देम, उनसे मुशावरत होती थी। अब इन लोगों ने जो कुछ किया उसके बाद इनको इनके मुल्क मिल गए, किसी को सऊदी अरब मिला, किसी को बहरीन, किसी को यूएई, किसी को कतर, किसी को जो कुछ भी मिला। आप बताइए किस तरह से ये लोग उनकी मुखालफत कर सकते। लास्ट वीडियो में नेतन्याहू ने क्या कहा ईरान के बारे में कि ये रिलीजियस ठग गए ईरान वाले, और अरबों के साथ वो मिला रहा है, इसलिए मिला रहा है कि वो उनका मजहब यूज करके ईरान को पुश बैक करना चाहता है। एक तरफ तो वो उनको अरबों को यूज करना चाहता है और दूसरी तरफ वो कहता है कि इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कनाडा तक जा सकते हैं, जो बहुत से मुल्कों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए हम इनको पुश बैक करना चाहते हैं। तो आप टोटल इंटेलेक्चुअल जो वॉर गेम चल रही है वो ये है कि मुसलमानों को के साथ कोलैबोरेशन इस तरह की जाए
अब देखिए नेतन्याहू ने खुद कहा अपनी उसी इंटरव्यू में, लास्ट वीडियो में, कि मुझे आले सऊद के एक प्रिंस ने कहा, बीबी वी आर विद यू, बीबी वी आर योर सपोर्टर, और कहता मुझे पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की अप्रूवल के बगैर ये नहीं हो सकता। तो आप लोग इसको समझिए कि अरब जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान जो कर चुका है और तुर्की जो कर चुका है, इस सब के पीछे मामला क्या है, तुर्की की क्या स्ट्रैटेजी है, अभी वो एक अलहदा डिबेट है। और ईरान को जो पुश बैक किया जाता है, सो दिस इज द होल आंसर। मैं एक पढ़ना चाहूंगा, 2 शेर इजाजत दीजिएगा, मैं पढ़ के खत्म करूंगा कि शिराजा हुआ मिल्लत मरहूम का, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, वो लज्जत आशोब नहीं बहरे अरब, वो शीदा जो है मुझ में वो तूफान किधर जाए, हर चंद है बेकाफिलाओ राहिलाओ ज़ाद। ये उसी बात की निशानदेही है कि बेकाफिला कोई इनका कोई लीडर नहीं है। हर चंद है बेकाफिलाओ राहिलाओ ज़ाद, इसको हो बेआबां से खदी खां किधर जाए, इस राज को फाश कर ए रूहे मोहम्मद, आयात इलाही का निगहबान किधर जाए। थैंक यू सो वेरी मच। Very nice, Sada. Very nice. Thank you so much for your input. Before taking next question, I would like Adam कि can we extend the session या फिर हमें खत्म करके बाकी questions feedback form में ले लेने चाहिए? Lare, you want to take some more questions? मैं पूछना चाह रही हूँ कि 1.5 घंटा हो गया सेशन को, तो क्या एक्सटेंड कर सकते हैं हम या फिर हमें बाकी क्वेश्चन फीडबैक फॉर्म में ले लेना चाहिए, तो हम एंड कर दें? जी, क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं तो आप इसको एक्सटेंड कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। और मैं चाहती हूँ जिसने अभी तक नहीं बोला वो I think we should take one last question and then end. ठीक है, one last question and that is from Aima Ali. अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मैं पहले हैंड रेज किया था और मैं क्वेश्चन का आंसर करना चाह रही थी जो उन्होंने अरबिक लैंग्वेज से रिलेटेड पूछा था। जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं वो शेयर करना चाह रही थी कि अरबों को अरबिक लैंग्वेज आती है, लेकिन उनका कुरान के साथ कनेक्शन नहीं है। उनके आज के हालात देख लो, तो हमारा अरबी जुबान सीखने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे जो मेरे माइंड में पॉइंट्स आ रहे थे वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमारे पास जो अरबिक लैंग्वेज है, एक हमारे पास अल-लुग़तुल अरबिय्यतुल फ़सीहा है जो कुरान की ज़ुबान है, जो रिटन है, और एक है अल-लुग़तुल अरबिय्यतुल आमिया। आमिया स्पोकन अरबिक है जो बोली जाती है और इसमें बहुत से डायलेक्ट्स आते हैं और उस लैंग्वेज एक है, लेकिन डायलेक्ट्स डिफरेंट हैं, लहजे बोलियां मुख्तलिफ हैं और उनमें इतना डिफरेंस आ जाता है कि वो एक डायलेक्ट का बंदा दूसरे डायलेक्ट के बंदे को बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता। लैंग्वेज एक है लेकिन उसमें इतना डिफरेंस आ जाता है। तो हमारे पास जो कुरान की जुबान है, जरूरी नहीं है कि हर अरबी उसको अरबी आती है तो वो कुरान की जुबान को भी उसी तरह समझता होगा ना। और एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा था कि अगर हम देखें कि अगर मैं अरबिक सीख रही हूँ, मैं ये मुझे लगा था कि एक्सक्यूज़ की तरह किसी के माइंड में ना चला जाए कि अरबों को भी तो अरबी ज़ुबान आती है, मुझे अरबी सीखने का क्या फ़ायदा, उनके तो ये हालात हैं। तो मेरे माइंड में ये आ रहा था कि देखें, अब एक साइंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं उसको एज़ अ मुस्लिम उसको समझ रही होती हूँ और देख रही होती हूँ कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशन है, उसका कमाल है, तो वो मुझे मेरे ईमान को बढ़ाता है और मुझे समटाइम गूज़बम्प्स देता है कि यार ये मतलब क्या ही अज़ीम उसकी क्रिएशन है ना। एक मिनट, तो वही एक आयमा, कॉन्सेप्ट I'm cutting you here, I'm really sorry, but इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो बहुत ही सिंपल है। वो सिर्फ ये है कि आप अरबी की बात कर रहे हो, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे वो लोग थे जिन्होंने उनको भी देखा और फिर भी वो खिलाफ थे। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि लैंग्वेज इज नॉट समथिंग। हाँ, हम लोग कुरान को और तरीके से पढ़ते हैं, हमारा फेथ और है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को अरबी आती है तो वो कुरान को समझेगा और उसको हिदायत भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पर्सपेक्टिव है इसको आप इस तरह देखें कि उस टाइम पे भी इस्लाम के दुश्मन होते थे, जब सारा कुछ क्लियर था और वो पर्सनैलिटी उस वक़्त उनके सामने मौजूद थी, फिर भी वो इस दुश्मन थे। उनकी अपनी फैमिली में थे लोग, ठीक है, जो उनके साथ जिन्होंने उनको पला जो है ना बड़े होते हुए देखा, उनको पता था कि वो सादिक और अमीन है, मानते भी थे, लेकिन फिर भी खिलाफ थे। तो ये दिस थिंग के वो क्यों खिलाफ हैं, ये इट कम्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। ये लैंग्वेज बैरियर नहीं है।
ठीक है, ये वो दिलों का बैरियर है। तो ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको उस तरीके से देखें, ठीक है, लैंग्वेज के तरीके से ना देखें, राइट? Yes, मैं moral value एक्चुअली is जो मैं different कहना and चाह रही थी, language different है। जी आयमा, आप जो कहना चाह रही हो ये मुझे उसकी बिल्कुल समझ मैं आ ये रही है, कहना वो चाह भी रही एक थी, फैक्टर है। जी 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 आयमा, प्लीज कंटिन्यू करें। आयमा प्लीज अनम्यूट हो गई है, 1 मिनट अनम्यूट करें, प्लीज कंटिन्यू करें। जी मैं यही पॉइंट कहना चाह रही थी कि अबू जहल को भी तो अरेबिक लैंग्वेज आती थी ना, लेकिन ये है कि हम अरेबिक सीख रहे हैं में है और ये मैटर करता है और हमें बैरियर को जरूर ब्रेक करना चाहिए मेरे ख्याल से। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब लैंग्वेज सीखे बगैर, या फिर मुझे लगता है कि लैंग्वेज बैरियर को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। नहीं वो तो है, वो तो मस्ट है। देखें, अगर हमारे पास फेथ है और हमें वो लैंग्वेज आ जाए, वो तो फिर और ही लेवल है ना, वो उसको समझने का, सीखने का वो एक और एंगल है, लेकिन उसके ऊपर अमल करना नहीं करना और वो लोग क्यों नहीं कर रहे, वो बिल्कुल अलग एंगल है। वो अरेबिक लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे इस तरफ, ठीक है, समझ के भी। तो वो तो आपको कुरान की आयतों में भी पता लग जाएगा कि हिपोक्रेट्स क्या होते हैं, और कुछ लोग तो आ भी रहे होते हैं और फिर भी दिल से नहीं होते। तो ये वो वाला एंगल अलग है, ठीक है। सो ये 2 एंगल्स हैं जो आपने समझने हैं। हमने कुरान और अरबिक क्यों सीखनी है, उसका मकसद और है, और उन्होंने सीखी भी है और वो क्यों नहीं आ रहे इस तरफ, उसका जो पर्सपेक्टिव और एंगल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो आई थिंक इफ दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, तो अपने क्वेश्चंस जो है अपने वो फीडबैक फॉर्म में ऐड करें। सेशन काफी हो गया है लेंथी, तो वी नीड टू conclude this. Ikra, if you're here, Ikra is here or not? Ikra नहीं है, तो लारिब आप No, फिर एंड no, कर दें। Ikra is not Yeah, here. okay. Oh, okay. Rubina is here. Rubina, please conclude this session. और नेक्स्ट सेशन का मैं फिर बता दूं, जो काम है आप लोगों का, वो करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है 2023 की, उसको एनालाइज करना है, और वीडियोस ढूंढे, इंटरव्यूज ढूंढे, कुछ भी ढूंढे, अपने पॉइंट्स आपने लेकर आने हैं। ये चल रहा है इस वक्त, ठीक है। और हम देखेंगे कि कौन क्या क्या पॉइंट्स लेकर आता है, वो आपने लेकर आने हैं। और दूसरा काम ये है कि आपने एक आर्ग्यूमेंट उनका ऐसा ढूंढना है कि जिसका हमारे पास काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, या हमें मिल नहीं रहा, या हम लोग देते हैं तो बहुत वीक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। वो एक आर्ग्यूमेंट आपने उनकी तरफ का जो है ना वो ढूंढ के लेकर आना है। सो दीज आर द 2 थिंग्स जो आपने इंशाल्लाह इसके ऊपर रिसर्च करनी है। और रिसर्च वाला सेशन अपलोड हो गया है, वो उसको लाजमी देखे, हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि वो सेशन लाजमी देखे, इट वाज रियली गुड सेशन माशाल्लाह। और रुबीना प्लीज कंक्लूड, जज़ाकल्लाह खैर। I would like to Yes, just add Amna, one it's more really a point. good session. जी लारेब। हाँ, आमना ने नेक्स्ट टास्क बहुत ही इनफैक्ट एक्साइटिंग टास्क है, बहुत अच्छा टास्क है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि सब उसमें पार्टिसिपेट लाजमी करें, चाहे वो एक क्वेश्चन या एक ही पॉइंट क्यों ना लेके आए। जस्ट एक टिप है कि आप लोग ज़रूर इस पे गौर फिक्र कीजिएगा कि शुरू से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इजराइल ने थर्ड टेम्पल बनाना है और उसके लिए वो मस्जिद अक्सा को गिराएगा। तो वाई इज दैट सो, कि थर्ड टेम्पल बनाने के लिए मस्जिद अक्सा को गिराना क्यों ज़रूरी है? एंड जब ज्यूस को पता था कि मसाया ने आना है और उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम वाज द मसाया, लेकिन उन्होंने उनको अपना मसाया नहीं माना, तो उसकी क्या रीजंस थी? ये थोड़ी सी हिस्ट्री के डॉट्स जो है ना, आपको करंट सिचुएशन तक को समझने में हेल्प करेंगे। तो रुबीना प्लीज कंक्लूड द सेशन। थैंक यू लारेब, अदनान और नूर, आप तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन कंडक्ट किया है, और पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आने वाले सवालात जो हैं वो ये जाहिर करते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल एनालिसिस सेशन है इट्स मूविंग टू द राइट डायरेक्शन, और ये कि हम लोगों में क्या, क्यों और कैसे की सोच डेवलप करने में कामयाब हो रहे हैं, और अल्लाह ताला की मदद के साथ इंशाल्लाह हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें बहैसियत मुसलमान जरूर इस दुनिया को लीड करेंगी इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ ही मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।